स्टडी विद पीएस एजुकेशन में मैं प्रवीण राजवंश आज भारत के संवैधानिक विकास 1857 की क्रांति से पहले के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे आपके 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट के बारे में। क्योंकि हमने इससे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जो है विस्तार से चर्चा की थी। मैं आपको जो है थोड़ा रिकॉल करते हुए बताना चाहूँगा कि चूँकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंतर्गत जो है बंगाल का जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, उनको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उस समय जो है तीनों प्रेसिडेंसियाँ बंगाल, मद्रास और महाराष्ट्र, तीनों प्रेसिडेंसियों में बाकी बंगाल के अलग जो बाकी की दोनों प्रेसिडेंसियाँ थी महाराष्ट्र और मद्रास को जो है बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अतः बाकी के जो दोनों गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। इसके बाद में जो सबसे मुख्य जो बात का जो प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए जो है दो समितियों का गठन ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया। उसमें जो है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जो था वह निवेशकों का एक समूह था, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था इसके अंतर्गत 24 सदस्यों को जो चुना जाता था और उन सदस्यों को जो है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा ही चुना जाता था। उन 24 सदस्यों में एक अध्यक्ष जो है बनाया जाता था और वह अध्यक्ष इंग्लैंड से ही ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है देखरेख करता था, उस पर नियंत्रण करता था। यह बातें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुई। इसके अलावा जो है एक सर्वोच्च न्यायालय जो यानी कि न्यायालय कलकत्ता में जो है बनाया गया और जो 1774 में जिसकी स्थापना की गई। और प्रथम जो है ये मुख्य न्यायाधीश यदि कोई बनाए गए थे तो वह सर एलिजाइन पे थे। उसके बाद हम बात करते हैं 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। यह चूँकि पहला 1773 में आया और यह 1784 में आया, तो इसमें भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए कुछ और प्रावधान किए गए और यहाँ ब्रिटिश मंत्रिमंडल यानी कि ब्रिटिश संसद के जो है नियंत्रण को थोड़ा और बढ़ाया गया। और उसमें जो है यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक गठन और किया गया और उसमें 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसमें जो है उन 6 सदस्यों का एक अध्यक्ष नियुक्त होता था जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य का ब्रिटिश मंत्रिमंडल के समूह का एक सदस्य होता था। तो सबसे मेन बात जो यहाँ हुई, यहाँ निकल करके आई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक जो है एक संस्था का और गठन किया गया जिसमें 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई। इसके बाद आपका जो यहाँ गवर्नर जनरल के अधिकार को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया और विस्तार दे दिया गया और ज़्यादा पावर गवर्नर जनरल को दे दी गई, जिसमें कि परिषद में जो पहले 5 सदस्य जो होते थे यानी कि 4 सदस्यों की नियुक्ति होती थी और एक स्वयं गवर्नर जनरल होते थे। यहाँ उन 4 सदस्यों में से एक सदस्य को कम कर दिया गया, अर्थात अब यहाँ 3 सदस्यों की नियुक्ति की जाने लगी और चौथे स्वयं गवर्नर जनरल होते थे। अब कोई भी बिल पारित करने के लिए जो है यहाँ गवर्नर जनरल को मात्र एक वोट का जो है ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि एक सदस्य यदि गवर्नर जनरल के पक्ष में होता था तो गवर्नर जनरल अपने अनुसार कोई भी बिल यहाँ पारित कर सकते थे। हम कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल के अधिकारों को यहाँ 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। इसके बाद आता है संसदीय नियंत्रण को और अधिक बढ़ाया गया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक संस्था का गठन किया गया और जिसके अध्यक्ष जो है वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल के समूह के जो है सदस्य होते थे। उसके बाद गवर्नर की नियुक्ति व उसको पद से हटाने का जो अधिकार था वह सीधे सीधे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है दे दिया गया था। तो यह सभी प्रावधान 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किए गए थे। इसके बाद में उसके तुरंत 2 वर्ष बाद 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में इसी में ही 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट था इसमें संशोधन किए गए, जिसे हम 1786 का संशोधन के नाम से जो है जानते हैं। और उसके अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो किया गया उसमें यह किया गया कि जो
तीनों प्रेसिडेंसियां, यानी कि जो भारत का गवर्नर जनरल था वह भारत का गवर्नर जनरल न होकर के वह जो है सेनापति भी कहलाएगा। कहने का मतलब जो उसको जो है सैन्य अध्यक्ष भी बना दिया गया था। और जो भारत की जो सेना थी वह भी जो है गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई थी। अतः हम कह सकते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल जो था वह गवर्नर जनरल न रह करके भारत का मुख्य सेनापति भी बना दिया गया था। इसके बाद में परिषद के जो निर्णय को रद्द करने का अधिकार वह भी सीधे सीधे गवर्नर जनरल के हाथों में दे दिया गया था। यह बातें 1786 के जो संशोधन हुआ उसके अंतर्गत यह प्रावधान किए गए थे। इसके बाद आपका आता है 1793 का चार्टर एक्ट, जो 20 वर्षों के लिए यह बढ़ाया गया। और इसमें जो सबसे मुख्य प्रावधान जो किया गया, इसमें कहीं ना कहीं यह कहा गया कि कंपनी के सभी जो राजनीतिक कार्य हैं वह स्वतंत्र नहीं है बल्कि ब्रिटिश सरकार की ओर से हैं। अर्थात जो कंपनी के जितने भी राजनीतिक कार्य हैं वह स्वतंत्र नहीं है, वह ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल है, ब्रिटिश संसद है, वह उसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य करती है। तो जो भी राजनीतिक कार्य होंगे वह ब्रिटिश संसद के अधीन होंगे। ब्रिटिश संसद जैसा चाहेगी वैसा ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में कार्य कराएगी। उसके बाद कंपनी केवल जो है क्राउन की प्रतिनिधि के रूप में भारत में कार्य करती थी, न कि स्वतंत्र अधिकार उसको दिए गए थे। अतः हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन अर्थात जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था उसकी प्रतिनिधि के रूप में जो है भारत में कार्य कर रही थी। और गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में यहाँ एक बात और कही गई, एक प्रावधान और किया गया कि जब गवर्नर जनरल अनुपस्थित होता है तो उसकी अनुपस्थिति में जो परिषद थी उस परिषद से एक सदस्य को जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता था। लेकिन उपाध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जो सैनिक यानी कि सेना का सदस्य नहीं होगा, अर्थात असैनिक होगा, उसी को ही जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद कंपनी को ब्रिटिश सरकार को सालाना जो है भारतीय राजस्व से 5 लाख रुपए देने का प्रावधान 1793 के चार्टर एक्ट के जो है अनुसार किया गया। 1793 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के राजस्व से प्रत्येक वर्ष ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश मंत्रिमंडल को 5 लाख रुपए जो है उसके राजस्व में देगी। तो साथियों यह थे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद 1786 का जो है इसमें 2 वर्ष बाद पुनः संशोधन किया गया। और उसके बाद आपका 1793 का चार्टर एक्ट आया, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंतिम कार्यकाल में यह प्रावधान किए गए थे। और इसके बाद में कंपनी का जो शासन था उसको पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। और 20 वर्ष के बाद में जो अगला जो एक्ट आता है, चार्टर एक्ट आता है, वह 1793 के बाद 1813 का चार्टर एक्ट था। उसके अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए वह हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, उनको समझेंगे। तो अभी हमने जाना कि 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने जो है 15 वर्षों के लिए एक चार्टर सौंपा कि आप भारत जाइए और वहाँ जाकर के भारत में और पूर्वी हिस्से में जाकर के 15 वर्षों तक व्यापार कीजिए। और ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एक्ट, जो ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए जो एक्ट बनाए जाते थे उनको चार्टर एक्ट का नाम दिया गया। और 1857 की क्रांति के बाद, कहने का मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार भारत से पूर्णतः समाप्त हो गया था, उसके बाद में ब्रिटिश संसद का जो है सीधे सीधे शासन भारत में शुरू हुआ। तो उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा जो भी एक्ट लाए गए उनको जो है अधिनियम का नाम दिया गया। और सर्वप्रथम जो एक्ट आया वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। और उसके जो है पुनः 2 वर्ष बाद एक संशोधन किया गया जो 1786 का संशोधन कहलाया। और उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए लाया गया, जिसमें सबसे मुख्य बात यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्राउन की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 5 लाख रुपए सालाना जो है ब्रिटिश संसद को राजस्व के रूप में दिए जाएंगे। और यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंतिम समय में जो है
बढ़ाया गया था, यह पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। अब हम अगली वीडियो में 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट और 1833 के बाद के जो एक्ट हैं उनको हम विस्तार से चर्चा जो है करते रहेंगे। तो इसी के साथ जो है यह वीडियो यहीं जो है इसका अंत होता है। तो आप जो है साथ के साथ रिकॉल करते रहें, इसका रिवीजन करते रहें। यदि कोई भी कमी आपको नज़र आती है तो आप जो है कमेंट्स में मुझे लिख करके भेज सकते हैं, और लाइक और कमेंट और शेयर जो है आप लोग करते रहिए। इसी तरह से जो है आप जो है मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।